नेक्सस शिवम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, जिसमें से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे या 2 ऑब्जेक्टिव और 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि 6, 6, 72 और 120 का महत्तम समापवर्ती HCF और लघुत्तम समापवर्ती LCM ज्ञात करना है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 इक्वल में लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 2 अभाज्य गुणनखंड करें इसके 72 के तो 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3 और 3, 1। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। फिर इसमें 120 के करेंगे तो 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 120, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 और 1। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब HCF के लिए लेंगे हम मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर देखते हैं। तो मिनिमम पावर यहाँ पर 2 की मिनिमम पावर है 1 और 3 की मिनिमम पावर है 1। 5 की मिनिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। मैं क्योंकि 5 की पावर 0 यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो 5 की मिनिमम पावर है 0, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, 6। तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो HCF तो हो जाएगा 6। अब बात करते हैं LCM की। LCM में लेना है मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर लेना है LCM में, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 1 5। 72 × 5 और ये आ जाएगा 360। तो अपना ऑप्शन C हो जाएगा इसका। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है HCF और LCM क्रम से 4 और 9696 दे रखे हैं। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। संख्याओं का गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। LCM × HCF संख्या में गुणन के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 4 × 9696। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 38784। ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है 5 + √2 + √3 ये किस प्रकार की संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद में P एक अभाज्य संख्या है और P A² को विभाजित करती है। P A² को विभाजित करती है तो P विभाजित करेगा P A को भी विभाजित करेगा। ये याद रखिए स्टेटमेंट। अगर P एक अभाज्य संख्या है, P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगा।
एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? अभाज्य संख्या का दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक और एक स्वयं। तो एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? अभाज्य संख्या के कुल दो गुणनखंड हो सकते हैं। √3, √3 किस प्रकार की संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ध्यान दें, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये 3 अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल ये एक अपरिमेय संख्या होगा। निम्न में अपरिमेय संख्या है। अब देखो, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो तो ये संख्या होती है परिमेय। शांत दशमलव है, वो भी संख्या किस प्रकार की है? परिमेय। तो ये भी 22/7, ये भी परिमेय संख्या है। 3.14 ये भी परिमेय संख्या है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पाई। हम अपन कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि अपन एग्जाम में पाई का मान 22/7 लेते हैं, पाई का मान 3.14 लेते हैं। तो वो जो मान है वो सैनिकट मान लेते हैं, लगभग बराबर मान हम लेते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 और 3.14 ये दोनों आपकी परिमेय संख्याएं हैं। फिर इसके बाद 8 नंबर 0.21, 211, 2111, 21111, ये किस प्रकार की संख्या है? अब अपन यहां पर ध्यान देते हैं। अब ये संख्या देखते हैं हम किस प्रकार की संख्या है। ये संख्या, पहली बात तो देखो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, पॉइंट इन्फाइनाइट तक जा रहा है, और रिपीटेशन इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 211 है, लेकिन यहाँ आगे आ गया 2111, 3 बार 1 आ गया, यहाँ 4 बार 1 आ गया। तो ये जो संख्या है वो दशमलव की संख्या है, लेकिन इसमें क्या है? दशमलव इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो ये अशांत अनावर्ती संख्या, और अशांत अनावर्ती संख्या दशमलव की अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसके बाद में 9 नंबर है यूक्लिड विभाजन प्रेमिक में a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है। तब ये याद रखें कि R का मान जो होगा वो आपका 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर। तो इसका मान ए ऑप्शन आ जाएगा। करें, निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। ए हमने लिया है 13/3125। अब देखो 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 तो 5, 425 5, 125 5, 25 5 5 1। तो इसको 13/5 यदि हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है तो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। वह इनके अतिरिक्त है तो अशांत परिमेय संख्या में हर में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है, दशमलव प्रसार शांत होता है। और इनके अतिरिक्त है तो अशांत आवर्ती होता है। तो ये जो दशमलव प्रसार है, मैं 2 की पावर तो 0 लिख देता हूँ इसमें, गुणा 5 की पावर 5, तो ये दशमलव प्रसार ए हो गया अपना शांत। ये तो हो गया शांत दशमलव।
फिर बी करते हैं, बी भी आपका शांत शांत। सी अपना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 343। 343 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करे, तो 343 के अभाज्य गुणनखंड 343, तो 7 7 चौक 28 और 9 संत 63, 7 7 1। इसको मैं लिख सकता हूँ सी को 29/343 बराबर 29/7 तो ये होगा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। फिर चौथा है 6/15। 6/15 को मैं लिख सकता हूँ, अगर 3 से कैंसिल कर दूँ तो 3 से कैंसिल करूँ 2/5, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि डिवाइड में 5 की पावर के रूप में है, तो दशमलव प्रसार शांत। फिर इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर है 63 डिवाइड 72 इंटू 175। अब देखो 9 से ये कैंसिल हो रहे हैं, 9 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 और ये 8, और इसको 7 से कैंसिल करूँगा तो 25, तो ये आ गया 7/8 इंटू 25, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 इंटू 5/2। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव। ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हम अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसके अपोजिट में मान के चलेंगे। माना कि यदि पॉसिबल हो, संभव हो, तो माना कि √5 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि अगर परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि दो पूर्णांक A और B इस प्रकार के हैं कि √5 बराबर हम लिख सकते हैं A/B। ऐसे दो पूर्णांक A और B विद्यमान है जहाँ पर B का मान 0 नहीं है, और √5 को हम लिख सकते हैं A/B। अब जहाँ पर A और B किस प्रकार की संख्या है, सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या से तात्पर्य हमारा ये है कि इनके A और B के 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं होगा। तो सहभाज्य संख्याओं से तात्पर्य है कि 1 के अतिरिक्त दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब मैं √5B को इधर ले जाता हूँ, √5B = A, दोनों तरफ वर्ग करता हूँ, तो ये आ जाएगा 5B² = A²। अब ये 5A² को डिवाइड करता है तो B² आ रहा है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 5A² को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, मतलब A² में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब एक पीछे अपन ने थ्योरम पढ़ी है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि P एक अगर अभाज्य संख्या है और P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। अब हमारे पास जो 5 है वो किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या है, और अगर 5A² को विभाजित करती है तो 5A को भी विभाजित करेगा। 5A को विभाजित करेगा तो 5 का A में पूरा पूरा भाग जा रहा है, मैंने मान लिया C बार जा रहा है, तो 5/A बराबर लिख दिया C, तो 5A बराबर में लिख सकता हूँ 5C। अब ये जो मान है वो 1 में रख दिया मैंने, A बराबर जो 5C है वो A में रख दिया, 1 में रखा, तो आ जाएगा 5B², A का मान 5C रखा तो 25C², तो यहाँ से B² बराबर आ गया 5C²।
तो यहाँ से आ गया। अब देखो 5 का भाग बी स्क्वायर में भी पूरा पूरा जा रहा है, तो बी स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित है, 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, और पीछे वाले थ्योरम से 5 अभाज्य संख्या तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब 5 जो है वो ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ये 5 का ए में भी पूरा पूरा भाग जाता है, 5 का बी में भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो 5 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी किस प्रकार की संख्या नहीं होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी, जो कि किस प्रकार का है, जो कि विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हम गलत मान के चले थे। गलत क्या मान के चले थे कि √5 क्या है, हम ये मान के चले थे √5 को परिमेय संख्या माना था, जो कि गलत है। √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो √5 किस प्रकार की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमें प्रूव ये करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ऐसे दो पूर्णांक ए और बी विद्यमान है जहाँ पर b का मान 0 नहीं है कि √5 को हम p/q का रूप, इसका मतलब a/b का रूप लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b किस प्रकार की संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्याओं से तात्पर्य हमारा ये है कि 1 के अतिरिक्त दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब √5b बराबर में लिख सकता हूँ a, तो 5b, अब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो 5b² बराबर a²। अब यहाँ से ए स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो b² आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 5 है वो a² को विभाजित करता है। और पीछे अपने पास एक थ्योरम है, ये यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ से 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। तो a बराबर में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 5c लिख सकता हूँ, a बराबर 5c। अब ये a बराबर 5c अपन ने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया अपन, a बराबर 5c रख दिया। a बराबर 5c समीकरण 1 में रखा तो 5b² बराबर एक की जगह 5c रखा तो 25c², और यहाँ पर आ जाएगा आपका b², 5 का भाग देंगे 25 में तो b² बराबर 5c² ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 b² में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, b²/5 बराबर c² आ रहा है, तो 5 है वो b² को विभाजित कर रहा है और 5 b² को विभाजित कर रहा है। तो ये अपने पास जो थ्योरम थी कि p एक अभाज्य संख्या और p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, तो 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 5 a को भी विभाजित कर रहा है और 5 b को भी विभाजित कर रहा है, तो 5 a और b का किस प्रकार का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं कि a और b किस प्रकार की संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि इनका 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः a व b सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर तो हमने कहा था कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है ऊपर तो, और यहाँ कह रहे हैं सहभाज्य संख्या नहीं है, जो कि किस प्रकार की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। और ये विरोधाभास की स्थिति क्यों आई, क्योंकि प्रारंभ में ही हम गलत मान के चले थे। क्या गलत मान के चले थे कि √5 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 को परिमेय मानना हमारा गलत है। तो इसका मतलब √5 किस प्रकार की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना है कि 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका एलसीएम निकालना है। तो पहले इनके हम अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो 96 के अभाज्य फैक्टर हम करते हैं, सबसे पहले 296, तो इनके हम अभाज्य फैक्टर करेंगे पहले 96 से 2, 48 2, 24 2, 12 2, 6 2
और 3 3 1। तो 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। और 104 इसके मैं करूँगा तो 104 404 है 404। तो इसमें सबसे पहले मैं 2, तो ये आ जाएगा आपका 202, फिर 2, तो आ जाएगा 101। और 101 एक अभाज्य संख्या, किसी भी संख्या से डिवाइड ये होगी नहीं, तो यहाँ पर आएगा 101। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 404 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 104। पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम देखते हैं, एचसीएफ आता है, मिनिमम पावर देखनी है हमें, मिनिमम कॉमन पावर देखनी है। और मिनिमम कॉमन पावर देखो, इसमें कॉमन कौन कौन है, कॉमन है केवल 2 कॉमन आ रहा है, और उसकी मिनिमम पावर देखनी है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर अपने पास 2 की मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर हो जाएगी 2 की पावर 2। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 4। अब हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणन, संख्याओं का गुणन। तो एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 96 इंटू 404 डिवाइड बाई एचसीएफ, और एचसीएफ हमारा रहा है 4, तो ये आ जाएगा 96 इंटू 101, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 इंटू 96। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, आपको 96 और 404 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो 96 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, और 404 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 4। एचसीएफ में आपको मिनिमम कॉमन पावर लेनी है, तो कॉमन इनमें केवल 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, तो मिनिमम पावर यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 2, और ये 4 आ जाएगा। एचसीएफ तो 4 आ गया। और हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का गुणन इनकी संख्याओं के गुणन के बराबर होगा। तो 96 इंटू 404 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम ज्ञात करना, तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो, तो 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4, तो 96 इंटू 101, तो 9696 आपका आ जाएगा। फिर इससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिडियन विभाजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चरण फर्स्ट है, इसमें हम देखो, इसमें ग्रेटर देन बड़ी संख्या देखेंगे। 225 ग्रेटर देन बड़ी है किससे, 135 से। तो इसमें विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो मैं इसको 225 को डिवाइड करता हूँ 135 से। 135 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार। और रिमाइंडर शेषफल कितने बचेंगे, शेषफल बच जाएंगे 90, ये शेषफल। अब शेषफल जो है 90 है, और जो कि 0 नहीं है। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो फिर चरण सेकंड करेंगे।
सेकंड में हम 90 और 135 इसको लेंगे, इनमें से ग्रेटर देन 135 ग्रेटर देन 90, इसमें विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा 45। ये भी जीरो नहीं है, शेषफल 45 ये नॉट इक्वल जीरो। तो आगे चरण थर्ड करेंगे हम। नाइन्टी और 45 को लेंगे, 90 और 45 को लेंगे, ग्रेटर देन है 90 ग्रेटर देन 45 और 90 इक्वल में लिख सकता हूँ 45 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 आ गया, और जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एचसीएफ किसका निकालना था 225 और 135 का एलसीएफ। एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45। एक बार रिपीट करता हूँ, हमें करना है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले इनमें बड़ी संख्या देखेंगे हम, बड़ी संख्या है 225, बड़ी संख्या है 225 ग्रेटर देन 135। फिर 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो एक बार डिवाइड होगा तो इंटू 1 और शेषफल अपना 90 बचा तो प्लस से 90। शेषफल 0 नहीं है, जहाँ तक अपन ये करेंगे प्रोसेस जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। फिर हम इस 90 और 135 इसको लेंगे, 135 ग्रेटर देन है 90 से, तो 135 में 90 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा और 45 अपने पास शेषफल बच जाएगा। तो 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, ये शेषफल बच गया। अब 45 है, शेषफल जो है वो 0 नहीं है, 45 नॉट इक्वल 0। तो फिर 90 और 45 को लेंगे हम, तो 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं 225 225 और 135 इनका एचसीएफ क्या आ गया 45 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है यूक्लिडियन विभाजन का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना है, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x व 3 में विभाजन एल्गोरिथम लगाई हमने। तो मैं x बराबर दो पूर्णांक ये कह सकता हूं, तब दो पूर्णांक q व r विद्यमान है, कि x बराबर 3q प्लस r, और जो यहाँ रिमाइंडर r है इसका मान r का मान 3 से भाई 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या बराबर, तो 2 आ जाएगा। 3 r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और इससे कम, 3 है तो 2 से छोटा या बराबर। तो r का मान आपका क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है और r बराबर 2 हो सकता है। केस फर्स्ट हमने लिया r बराबर 0, r बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आ गया 3q। दोनों तरफ क्यूब किया, हमें घन करना है, क्यूब किया तो x क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब।
और इसको मैं लिख सकता हूँ 27 क्यू क्यूब। 9 अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें से, 9 इंटू 3 क्यू क्यूब, और इसको मैंने एम लिख दिया। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स क्यूब बराबर 3m। तो एक्स क्यूब किस रूप का है, 3m के रूप का है। फिर इसके बाद में केस सेकंड लेता हूँ। केस सेकंड में r बराबर 1 लेता हूँ। तो केस सेकंड, इसमें r का मान 1 लिया, और r का मान 1 लेंगे तो x बराबर 3 क्यूब प्लस 1, और दोनों तरफ क्यूब करा हमने, एक्स क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ से एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 27 क्यू क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 ए स्क्वायर, तो 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 27 क्यू प्लस 9 क्यू। तो यहाँ से आ गया अपना, इन तीनों में से हमने 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लिया तो ये आ गया 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस 1, और प्लस से ये 1 आ गया, इसको मैंने दे दिया m, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। फिर इसके बाद में केस थर्ड है। केस थर्ड है r बराबर 2, तो केस थर्ड r इक्वल टू r बराबर 2, तो ये अपने पास आ गया x बराबर 3 क्यूब प्लस 2, क्यूब करा हमने तो x क्यूब बराबर आ गया 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ से 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 27 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 36 क्यू। इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिया मैंने, इन तीनों में से 9 कॉमन लिया, तो 9 कॉमन लिया 3 क्यू क्यूब प्लस 9 कॉमन लिया तो 6 क्यू स्क्वायर, 9 कॉमन लिया तो 4 क्यू प्लस 8, इसको मैंने दे दिया m, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ देखो अपने पास तीनों स्थितियों में यहाँ तो आ रहा है 3m, यहाँ पर आ रहा है 9m प्लस 1, सॉरी यहाँ तो आ रहा है 9m, यहाँ पर 9m प्लस 1 और यहाँ पर 9m प्लस 8। तो हम कह सकते हैं कि घन जो होगा वो या तो आपका किस रूप को होगा 9m के रूप का होगा, या आपका 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।